नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द इकोनॉमिस्ट में। तो सबसे पहले थोड़ा सा ओवरव्यू देखते हैं कंटेंट का। ये है आज का न्यूज़पेपर और शुरुआत हम करेंगे कोर्स से, उसके बाद एडिटोरियल डिस्कशन, फिर स्पीकिंग ट्री, फिर उसके बाद फ्रंट पेज से लेकर स्टार्टअप्स एंड टेक जितने भी पेजेस हैं इनमें से जितनी भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ निकल कर आएंगी उसका एनालिसिस करेंगे। और इसके बाद शीशे के सामने 3 वोकैबुलरी के वर्ड्स होंगे जिसको कि आपने डेली लाइफ में यूज़ करना है। शीशे के सामने खड़े होकर अपनी ग्रामर में कोशिश करनी है कि उन वर्ड्स को यूज़ किया जाए। इसके बाद इकोनॉमिक कंसेप्ट में डेली हम एक नया इकोनॉमी का कंसेप्ट जो है वो डिस्कस करते हैं। और लास्ट में है नक्शे को पहचानो। एक मैप आपको गिवन होगा, उसको आपने आइडेंटिफाई करना है कि वो कौन सा मैप है, किस देश का मैप है या फिर किस राज्य का मैप है। तो चलिए लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो आज का कोट क्या कहता है? आज का कोट कहता है, इफ़ योर ड्रीम्स डोंट स्केयर यू दे आर टू स्मॉल। कहने का मतलब है अगर आपके सपने आपको डराते नहीं है तो उसका सीधा सीधा यही मतलब निकल कर आता है कि आपके सपने बहुत छोटे हैं। सो कहने का मतलब ये है कि अपनी सोच बड़ी रखो, सपने बड़े रखो। बड़ा सोचोगे तभी जो है कुछ ना कुछ आपके हाथ में मिलेगा, तभी कुछ छोटा आपके तक पहुंचेगा, वहां तक आपकी अप्रोच होगी ओके फिजिकली। तो आपको माइंड लेवल पर बड़ा सोचना है, बड़ा कुछ करने की भावना रखनी है, आगे बढ़ने की जो है ना वो इच्छा रखनी है, पैशन रखना है, तो आप अपने गोल को अचीव जरूर करोगे। तो अगर मैं बात करूं तो ये वाला आर्टिकल भी अभी मैं डिस्कशन दूसरी बार रिकॉर्ड कर रहा हूं, नहीं तो आपको पूरे 9 बजे ये डिस्कशन आपको मिल जाती। तो ये डिस्कशन जब मैं रिकॉर्ड कर रहा था तो पूरी की पूरी डिस्कशन 50 मिनट से ज़्यादा की हो चुकी थी, लेकिन जब सेविंग करने जा रहा था उसी समय सॉफ्टवेयर में एरर आ गया और दोबारा से यहाँ पर रिकॉर्डिंग अभी मैं शुरू कर रहा हूँ। तो अब जो आज डिले हुआ है कि आपको थोड़ा लेट मिला है तो उसका रीज़न ये है। वैसे आपको 9 बजे या 9:15 के आसपास तक आपको ये डिस्कशन डेली मिलेगी ओके। तो चलिए अब फर्स्ट आर्टिकल डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट आर्टिकल में बात कर रहे हैं फाइनेंस कमीशन की कि किस हिसाब से वो डिवैल्यूएशन करते हैं। मतलब कि जो स्टेट्स को पैसा दिया जाता है इसमें बहुत अहम रोल होता है फाइनेंस कमीशन का। जो इनके द्वारा रिकमेंडेशन दी जाती हैं उसी के हिसाब से जो सरकार है वो काम करती है और पैसा बांटती है आगे। तो यहाँ पर एक डिफेंस फंड बनाने की बात कर रही है। जो बजट अभी आया था उसमें बात की गई थी कि एक डिफेंस फंड बनाया जाएगा। तो यहाँ पर ये बात कही जा रही है कि सेंटर अपने पैसे वहाँ पर लगाए, उस पैसे को यूज़ करे, उसका एक डिफेंस फंड बनाए, ना कि जो स्टेट्स को पैसा जाना है उसमें से राशि निकाल कर जो है उसका डिफेंस फंड बनाकर अलग रखते। तो जो 15th फाइनेंस कमीशन है भारत का उसमें बहुत सारी रिकमेंडेशंस दी हैं इस बार, और एक फिजिकल स्पेस भी काफ़ी बढ़ा दी है भारत सरकार की। तो उसकी जो यहाँ पर जितनी यहाँ पर इनकम ट्रांसफ़र करनी चाहिए, पैसा ट्रांसफ़र करना चाहिए सेंटर टू स्टेट्स का, उसमें कोई ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं की है। हालांकि बढ़ोतरी होनी चाहिए, स्टेट्स को पैसा ज़्यादा मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ पर जो एस्टिमेशन दिया है कमीशन ने कि जितना यहाँ पर हिस्सा दिया जाएगा ग्रांट और जो टैक्स डेवल्यूशन है स्टेट्स को वो 34% के आसपास है, जो कि सेंटर के ग्रॉस टैक्स रिसिप्ट से जाएगा ओके। जो जितना पैसा टैक्स रेवेन्यूज के तौर पर सेंट्रल गवर्नमेंट इकट्ठा करती है उसमें से सिर्फ 34% जो है राज्यों को मिलेगा, ये एस्टिमेशन है। और आगे बात कर रहे हैं डेवल्यूशन की, तो इसके भी यहाँ पर 2 तरह की बात की गई, एक 41%, दूसरा 42%, जो कि 14th फाइनेंस कमीशन के द्वारा अवार्ड किए गए थे जब ये जम्मू और कश्मीर के यहाँ पर बाउंड्री को एडजस्ट कर रहे थे। दोबारा से जब स्टेटस उसका चेंज हुआ था, एक स्टेट से उसको 2 यूनियन टेरिटरीज में बांटा गया था, तो उस समय भी यहाँ पर जो डेवल्यूशन था, डिविजल पूल था, जो उसकी परसेंटेज में चेंज देखने को मिला था, तो उस समय 41 और 42% के आसपास था। इसके अलावा जो सेस लगाती है भारत सरकार, जो सरचार्जेस लगाती है, सेस भी एक तरह का टैक्स होता है जो छोटे समय के लिए लगता है और इससे भी पैसा इकट्ठा किया जाता है और किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए पैसा लगाया जाता है बाद में। फॉर एग्जांपल अगर एनवायरमेंटल सेस इकट्ठा करती है सरकार या फिर एजुकेशन सेस इकट्ठा करती है तो फिर उसी पर्पस के लिए लगाएगी। इसी की तरह सरचार्ज होता है टैक्स ऑन टैक्स, और ये इसका जो पैसा इकट्ठा हुआ है भारत सरकार, इसका जो एस्टिमेशन फाइनेंस कमीशन ने दिया है वो है कि ये 18.4% होगा जितना भी ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू भारत सरकार इकट्ठा करेगी 2021-22 से लेकर 2025-26 तक। मतलब जितना भी टैक्स से पैसा भारत सरकार इकट्ठा करेगी उसका 18% जो है ना वो सेस और सरचार्जेस से इकट्ठा करेगी ओके। और इसको इन पैसों को जो है केंद्र सरकार राज्य को नहीं दे रही है ओके। उस डिविजिबल पूल में जो पैसे दिए जाने हैं स्टेट्स को उससे बाहर रखा हुआ है ये पैसे को, सेसेस और सरचार्जेस वाले पैसे को। और साथ ही साथ जो सेंट्रल गवर्नमेंट अपने शेयरेबल रिसोर्सेज में जिस तरीके से कमी कर रही है राज्यों के साथ, उसके खिलाफ इसको खत्म करने की बजाय जो फाइनेंस कमीशन है इसको रैशनलाइज कर रहा है, इसके ऊपर तर्क दे रहा है कि भारत सरकार ठीक ही कर रही है।
और आगे बात कर रहे हैं, अगर स्टेट्स की बात करें तो उनको अपना खर्चा चलाने के लिए काफ़ी पैसा चाहिए होता है। ओके, तो कम से कम यहाँ पर 60% जो यहाँ पर जो डेवोल्यूशन है स्टेट्स के, वो तो देनी चाहिए। यहाँ पर उनको बहुत ज़्यादा फंड चाहिए अभी भी, अगर आप चाहते हो कि जितने भी उनके पास संवैधानिक जिम्मेदारियाँ हैं, जैसे हेल्थ केयर के लिए पैसा इकट्ठा करना है, पैसा खर्च करना है सरकारों को, एजुकेशन के लिए राज्य सरकारों को पैसा खर्चा करना है, तो उनको पैसा प्रोवाइड करना होगा। अगर पैसा मिलेगा तभी तो आगे खर्चा करेंगे वो। और आगे क्या बात कर रहे हैं, आगे बात कर रहे हैं कि सरकार ने जो भी यहाँ पर रिकमेंडेशन दी गई थी फाइनेंस कमीशन के द्वारा, उसको एक्सेप्ट किया है कि एक नॉन लैप्सेबल फंड जो है डिफेंस के लिए क्रिएट किया जाएगा। और उसको इस तरीके से फंड वहाँ पर होगा कि जब भी डिफेंस को ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ से पैसा निकाल कर डिफेंस के लिए जो भी परचेज करना है या जिस तरीके से भी डिफेंस में पैसा लगाना है, तो उस फंड से निकाल कर आप जो है डिफेंस को दे देंगे। लेकिन ऑथर यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जो भी पैसा आप इस डिफेंस फंड में एलोकेट करेंगे वो तब करना जब आप स्टेट्स को उनका हिस्सा दे दोगे उसके बाद। ओके, और जो ग्रॉस टैक्स कलेक्शन आपके पास होती है, आप उसका पैसा उसमें ना दीजिए। अगर आप जो आप टैक्स से पैसा इकट्ठा करते हो, अगर वही पैसा आप फंड के लिए दे दोगे तो इससे क्या होगा, जो अमाउंट स्टेट्स को मिलनी चाहिए वो कम हो जाएगी और उनकी जो यहाँ पर जो कैपेसिटी है कि पैसे को स्पेंड करना है अलग अलग सेक्टर्स में, वो कम हो जाएगी। और इसके अलावा भारत सरकार ने एक पोस्ट डेवोल्यूशन रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट जारी की है 17 राज्यों को। इसको एक वेलकम स्टेप बोला है ऑथर ने, एक बढ़िया एफर्ट बोला है कि इससे रेवेन्यू एफर्ट जो है स्टेट लेवल पर एनकरेज होगा। और जो स्टेट्स हैं उनको भी जो है यूज़र चार्जेस जो है वो कलेक्ट करने चाहिए पानी के ऊपर और इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर, ताकि जो कि उनका भी जो कलेक्शन है उसमें जो है राइज देखने को मिले। और साथ ही साथ प्रॉपर्टी टैक्सेस से भी इनको पैसे इकट्ठे करने चाहिए। और फॉर एग्जांपल अगर पेट्रोलियम, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी और रियल एस्टेट और अल्कोहल की बात करें, ये 4 चीज़ें ऐसी हैं जिनको जीएसटी से बाहर रखा गया है। तो ये राज्यों की मर्जी थी, इसीलिए इन चारों चीज़ों को जीएसटी से बाहर रखा गया है। ऑथर बात कर रहे हैं कि राज्यों को अभी एग्री कर जाना चाहिए कि इन चारों चीज़ों को जीएसटी का हिस्सा बना देना चाहिए। और आगे बात कर रहे हैं कि आने वाले समय में जो भी पावर सेक्टर में रिफॉर्म्स लाए जाएंगे राज्यों के द्वारा 2021 से लेकर 2024-25 तक, अभी उनको और ज़्यादा उधारी करनी पड़ेगी। तो ये 0.5% हो सकता है जो स्टेट की, राज्यों की जो जीडीपी होती है 2021 से लेकर 2025 तक की। तो इस यहाँ पर जो भी पैसा जो जुटाएंगे आने वाले समय में। और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना है कि जो फिजिकल डेफिसिट टारगेट्स हैं, ठीक है, तो वो भी इस हिसाब से हों कि बाद में मैनेज हो जाए। इतना ज़्यादा भी घाटा नहीं हमने डाल देना है, फिजिकल डेफिसिट इतना ज़्यादा भी नहीं बढ़ा देना है जीडीपी के हिसाब से कि बाद में कंट्रोल ही ना हो पाए। तो अभी के लिए अगर भारत सरकार की बात करें तो ये वाला जो बजट था उसमें 4.5% का फिजिकल डेफिसिट को लिमिट करने का टारगेट रखा है कि इस वैल्यू तक जो है हम लेकर आएंगे 4.5% ऑफ होल जीडीपी ऑफ इंडिया। ओके, और अभी जो वैसे जो नॉर्मल चल रहा है फिजिकल डेफिसिट वो 9% से ऊपर चला गया है, ये काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। तो गवर्नमेंट को अभी जो फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लॉ है उनको भी सही करना होगा। साथ ही साथ एक इंडिपेंडेंट फिजिकल काउंसिल सेटअप करनी होगी, ताकि जो सरकार का कर्जा बढ़ता जा रहा है ना, इसके ऊपर भी फोकस किया जा सके। तो इसके लिए एक इंडिपेंडेंट फिजिकल काउंसिल की जो ना इसको सेटअप करने की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट जो आर्टिकल है यहाँ पर बात कर रहे हैं पैंडेमिक गिफ्ट्स। सो पैंडेमिक ने 2 तरह के हमें तोहफे दिए हैं। सबसे पहला है डिजिटल, दूसरा है इनोवेशन। तो अभी लेटेस्ट एक एडिशन हुआ है इकोनॉमिक टाइम्स सीईओ राउंड टेबल का। ओके, तो उसमें एक थीम इन्होंने अपनाया था जिसके ऊपर डिस्कशन की गई। बहुत सारे जो हस्तियां थी जो कि कॉर्पोरेट घराने से निकल कर आई थी। तो यहाँ पर थीम था द रोड टू रिकवरी 2021 एंड बियॉन्ड। किस तरीके से जो है भारत की इकोनॉमी रिकवरी करेगी, कौन सा रास्ता होगा और उसके आगे क्या करना है। और इसके अलावा ये भी बात की गई कि कैसे पैंडेमिक ने 2 तरीके के ट्रेंड जो है उसको यहाँ पर एक्सप्लोर कर दिया है। और सबसे पहली बात कर रहे हैं डिजिटलाइजेशन, दूसरा है इनोवेशन। और आगे बात कर रहे हैं कि जो हमारी इकोनॉमी है, ठीक है, अभी जिस तरीके से वहाँ पर बिजनेस बढ़ना चाहिए तो उसके बारे में भी यहाँ पर चर्चा की गई। और कौन से मुद्दों के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है, ओके, तो इसके बारे में यहाँ पर चर्चा की गई। स्टार्ट में सबसे पहली बात जो यहाँ पर कर रहे हैं वो है कि जो प्राइमरी और जो अर्जेंट चैलेंज निकल कर आता है वो वैक्सीनेशन का, कि सबको वैक्सीनेट हमने करना है, सबसे पहली बात। तो आगे बात कर रहे हैं कि 5 से 10 मिलियन जो लोग हैं पर दिन के हिसाब से कम वैक्सीनेट होने चाहिए, ताकि जो कि एक अच्छी शील्ड जो है पॉपुलेशन को मिले और इकोनॉमिक रिकवरी जो है वो भी आगे की ओर बढ़े। और जो अगर नए वेव कोई इन्फेक्शन का निकल कर आता है, जैसे बहुत सारी बातें यूके में देखने को मिली गई, अफ्रीका में बातें सुनने को मिल रही कि नए वेरिएंट्स जो है कोविड वायरस के निकल कर आ रहे हैं, तो उन कोरोना वायरस के नए वेरिएंट्स से भी हमें कैसे निपटना है, तो उसके हिसाब से उस हिसाब से वैक्सीनेशन हमने करनी है, तभी सही मायने में इकोनॉमिक रिकवरी हो पाएगी।
और आगे बात कर रहे हैं कि एक रॉबस्ट डाटा मैनेजमेंट हमारे पास होना चाहिए ताकि कि हम ये चीज़ इंश्योर कर सकें कि कौन कौन से पर्सन को वैक्सीनेशन हो गया है, किस किस को यहाँ पर वैक्सीन मिल चुकी है, और उसका एक वैलिड उसके बाद डॉक्यूमेंट हो, एक क्रेडिबल डिजिटल सर्टिफिकेट हो, जिससे ये चीज़ पता लग सके कि हाँ भी इसको वैक्सीनेशन हो चुकी है। और साथ ही साथ जो टेक्नोलॉजी का यहाँ पर स्केल है, ठीक है, उसको बढ़ाना है और पूरी इकॉनमी तक जो है उसको यहाँ पर फैलाना है कि टेक्नोलॉजी जो है ना उसकी अडेप्टेशन ज़्यादा से ज़्यादा करनी है ताकि जो कि इकॉनमी को आगे बढ़ाया जा सके। और इसके अलावा एक एरिया ऐसा था, जितने भी पैनलिस्ट वहाँ पर बैठे थे, सीईओ बैठे थे अलग अलग कंपनीज़ के, उन्होंने एक बात के ऊपर, रेगुलेशन के ऊपर थोड़ा सा कम सहमति दिखाई है। हालांकि सबने ये चीज़ मानी है कि रेगुलेशन बहुत ज़रूरी चीज़ है। अगर प्राइवेसी के एरिया की बात करें, प्रोटेक्शन ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करें, आर्बिट्रेरी सेंसरशिप की बात करें, कंपटीशन की बात करें, तो रेगुलेशन बहुत ज़रूरी चीज़ है। रेगुलेशन के बिना, अगर रेगुलेशन भारत सरकार नहीं करेगी, आरबीआई नहीं करेगा, तो ये चलाना बहुत टफ हो जाएगा। तो इसका भी अपना आधार है, अपनी जगह है कॉर्पोरेट मार्केट में, कॉर्पोरेट जगत में। तो इस रेगुलेशन को भी हमेशा जो है बरकरार रखना चाहिए, टाइम टू टाइम इसके ऊपर भी फोकस करके रखना चाहिए, अपडेट करते रहना चाहिए इसके ऊपर। और जो तीसरा जो आर्टिकल है एडिटोरियल डिस्कशन में, वो है मेक रियल एंड अर्बन लेजेंड। कहने का मतलब जो हमारे अर्बन बॉडीज़ है ना, अभी बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जहाँ पर अर्बन बॉडीज़ के इलेक्शन भी चल रहे हैं, तो अर्बन बॉडीज़ को हमने और मजबूत करना है, एक लेजेंड के तौर पर उनको प्रमोट करना है आगे आने वाले समय में। उसके लिए हमें जो हमारे इलेक्टेड मेयर्स होते हैं, जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के हेड होते हैं, उनको नर्चर करना होगा, उनको इतना एम्पावर बनाना होगा ताकि जो कि अपनी जॉब जो है वो अच्छे से कर पाएँ। तो सबसे पहली बात कर रहे हैं कि भारत का जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा टॉप डाउन है। तो बात अगर करें फर्स्ट पास द पोस्ट इलेक्टोरल सिस्टम की, तो बहुत कम जो टैलेंटेड नए चेहरे हैं वो हमें देखने को मिलते हैं कि वो यहाँ पर चुनकर जो है वो आगे पहुँचे हैं। ज़्यादातर कौन लोग चुनकर यहाँ पर आगे पहुँचते हैं? जो डायनास्टी से चलते आ रहे हैं। डायनास्टी कहने का मतलब जिनका वंशवाद चलता आ रहा है। तो बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज ऐसे हैं जहाँ पर वो अपनी फैमिली को ही रिप्रेजेंट करते जा रहे हैं, अपनी डायनास्टीज को ही रिप्रेजेंट करते जा रहे हैं। तो स्टार्टिंग में सबसे पहले गांधीज की बात कर रहे हैं कि कैसे नेहरू गांधी फैमिली जो है वो चलती आ रही है, उनकी डायनास्टी चलती आ रही है, एक के बाद एक उन्हीं की फैमिली से प्राइम मिनिस्टर निकल कर आए हैं काफ़ी लंबे समय तक। उसके बाद यहाँ पर जो रीजनल डायनास्टीज़ हैं, ओके, स्टेट वाइज रीजन के हिसाब से, सबसे पहली बात यहाँ पर मुलायम सिंह यादव की बात कर रहे हैं। पहले खुद मुख्यमंत्री थे, बाद में बेटा मुख्यमंत्री रहा। फिर लालू प्रसाद यादव की बात कर रहे हैं, खुद उनकी जो पत्नी थी वो मुख्यमंत्री रही बिहार की। उसके बाद जो बेटा वो डिप्टी सीएम रहा बिहार का। बीजू पटनायक ये अभी चौथी बार जो है सीएम बने हैं ओडिशा के, लगातार चौथी बार ये चुनकर आए हैं। तो इनके पिताजी भी जो थे वो सीएम थे ओडिशा के। इसके बाद शेख अब्दुल्ला की बात कर रहे हैं। ये जब भारत आज़ाद हुआ था उस समय जम्मू कश्मीर प्रोविंस जो भारत के साथ जब उसका विलय हुआ था, तो ये प्राइम मिनिस्टर थे उस समय जम्मू कश्मीर के। बाद में ये पोस्ट को हटाकर चीफ मिनिस्टर की पोस्ट यहाँ पर इंट्रोड्यूस की गई। फिर इनके बेटे आए फारूक अब्दुल्ला, अब फिर उनके बेटे आए उमर अब्दुल्ला। अब उमर अब्दुल्ला है जो लास्ट टाइम जो इनकी पार्टी थी उनको रिप्रेजेंट किया था जम्मू कश्मीर में और सीएम रहे थे जम्मू कश्मीर के। इसके अलावा एम करुणानिधि, इनकी मृत्यु हो चुकी है, ये तमिलनाडु को बिलोंग करते हैं, इनकी अपनी पार्टी है डीएमके, और अभी इनके बेटे आगे जो है वो प्रोसीड कर रहे हैं। ओके, तो अगर फ्यूचर में जब भी आप देखोगे तमिलनाडु में इलेक्शन हुए हैं तो एम करुणानिधि के बेटे ही होंगे जो सीएम होंगे, ये ऐसी एक्सपेक्टेशन लगाई जा रही है। इसके अलावा एचडी देवेगौड़ा है, ठीक है, ये भारत के प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं और ये कर्नाटक को बिलोंग करते हैं, और इनके बेटे भी मुख्यमंत्री रहे हैं कर्नाटका के। और लास्ट में बात कर रहे हैं देवीलाल की। देवीलाल हरियाणा से भी बिलोंग करते हैं, और इनके बाद आए ओम प्रकाश चौटाला। ओम प्रकाश चौटाला के बाद उनके पोते हैं जिन्होंने जेजेपी पार्टी बनाई, ओके, जिसको अभय चौटाला बोलते हैं, शायद नाम गलत हो, दुष्यंत चौटाला बोलते हैं, ठीक है। तो वो अभी डिप्टी सीएम है हरियाणा के। तो कहने का मतलब वंशवाद जो है ना वही रिप्रेजेंट होता जा रहा है अभी तक। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं कि हमें अपने पॉलिटिकल सिस्टम को सही करने की ज़रूरत है। हमें चाहिए कि नए तरह के जो पॉलिटिशियंस हैं वो हम डेवलप करें, जो अपनी कैपेबिलिटीज़ प्रूव करें और आगे बढ़े। तो स्टार्ट कहाँ से करें? एज ए मेयर, कि शहर के मेयर बनाए जाए। सबसे पहले अपनी कैपेबिलिटी साबित करें कि हाँ हम इसके लायक हैं, हम कर पा रहे हैं। तो एक मेयर कौन से शहर का बनता है? कम से कम वो शहर जिसकी आबादी 1 मिलियन के आसपास हो जाए, उससे ज़्यादा हो। तो 1 मिलियन कहने का मतलब 10 लाख पॉपुलेशन जिसकी हो, तो उस शहर को म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन मिलती है, और म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन से एक मेयर बनता है। ओके, इलेक्शन होके, इसमें इलेक्शन होते हैं। तो ये हमारी थर्ड टायर की गवर्नमेंट चलती है जब हम अर्बन बॉडीज़ में गवर्नमेंट की बात करते हैं या म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की बात करते हैं।
तो आगे यहाँ पर बात कर रहे हैं कि अगर सक्सेसफुल मेयर निकल कर आते हैं तो उनको फिर कंपटीशन में उतारना चाहिए चीफ मिनिस्टर के कि हाँ भी ये कैंडिडेट बहुत ज़बरदस्त है, ये सीएम का काम भी बहुत ज़बरदस्त कर लेगा। इसके बाद फिर नेशनल लीडर के तौर पर उसको प्रेजेंट करना चाहिए। तो यही मॉडल जो है इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट जोको विडोडो है उन्होंने फॉलो किया, और उसी मॉडल को फॉलो करके वो प्रेसिडेंट की पोस्ट तक पहुँचे थे इंडोनेशिया में। तो वो एक टीक एक लक्कड़ होती है, ठीक है, उसके व्यापारी थे। उन्होंने पॉलिटिक्स ज्वाइन की, सबसे पहले वो सुरकार्ता के मेयर बने। ओके, उसके बाद जब उनको रिकॉग्निशन मिली तो फिर वो मेयर के बतौर मेयर के बलबूते जब वो आगे बढ़े, अपनी कैपेसिटी उन्होंने यहाँ पर साबित की कि मैं एक अच्छा मेयर बनकर आगे निकला हूँ। उसके बाद 2012 के इलेक्शन में वो गवर्नर बने जकार्ता के, और उसके बाद 2014 के इलेक्शन में वो प्रेसिडेंट बने इंडोनेशिया के। तो इंडिया को भी बिल्कुल इसी तरह के मॉडल की ज़रूरत है। इस तरीके की पॉलिटिकल सीढ़ियाँ चाहिए जो कि अच्छा पॉलिटिकल राइज जो है वो देखने को मिले, लोग अपनी कैपेसिटी प्रूव करें और उनका कोई भी लेना देना ना हो किसी भी डिनास्टी के साथ। और आगे बात कर रहे हैं कि जो अर्बन बॉडीज़ का जो डेवलप फंड के तहत जो शेयर है वो काफ़ी बड़ा है, 0.78% से लेकर अभी जो करंट जो फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन आई है उसमें 4.3% किया गया है। तो जो 0.78% थी ये 11th फाइनेंस कमीशन के अकॉर्डिंग था। तो अभी का जो 15th फाइनेंस कमीशन है इसमें अर्बन डेवोल्यूशन के तहत यहाँ पर जो राशि जारी यहाँ पर बात की है कि आने वाले 5 सालों में जो पैसा दिया जाएगा वो है 1,21,000 करोड़ रुपए। और इसके अलावा जो हमारा सेंसस है, भारत का सेंसस है, वो भी यहाँ पर ये कह रहा है बेयरली कि भारत की जो अर्बन पॉपुलेशन है वो 30% के आसपास है, जितनी भी हमारी टोटल आबादी उसका 30%। लेकिन इस सेंसस का जो डेफिनेशन है इसमें बहुत सारी खामी, अगर टाउन की अगर बात करें क्यों खामी है, सो टाउन की कैटेगरी में डेफिनेशन में खामियां क्यों हैं। तो टाउन बहुत यहाँ पर जिसकी आबादी बहुत कम होती है, छोटा सा कस्बा जिसको हम बोलते हैं। तो अगर बात करें भारत की तो भारत में ऐसे बहुत सारे गांव हैं जिनकी आबादी 10,000 से ज़्यादा है। ओके, तो दुनिया में ऐसे देश हैं, ऐसे शहर ऐसे हैं जिनकी आबादी सिर्फ 1,000 तक है। ओके, तो कई जगह पर 1,000 की आबादी वाले को भी सिटी कहा जा रहा है, और हमारे यहाँ 10,000 की आबादी वाले को भी गांव कहा जा रहा है। तो इसी के चलते हुए जो वर्ल्ड बैंक था उसने यहाँ पर इस कैटेगरी को, इसके करैक्टरिस्टिक्स को ब्रॉड करते हुए ओवरऑल ये एक बात कह दी कि भारत की अर्बन पॉपुलेशन को आप 55% तक आप कंसीडर कर सकते हो। बात समझ में आई? तो आगे बात कर रहे हैं कि 15th फाइनेंस कमीशन ने यहाँ पर अनकंडीशनल और कंडीशनल ट्रांसफ़र का जो एक मिक्स जो है वो शो किया है। सो कंडीशनल और अनकंडीशनल ट्रांसफ़र क्या होते हैं? सो कंडीशनल ट्रांसफ़र जहाँ पर कोई कंडीशन रखी हो कि ये एलिजिबिलिटी हो तो तभी जो है पैसे ट्रांसफ़र किए जाएंगे। और इसके अलावा अनकंडीशनल मतलब कि नहीं, जो हेल्थ केयर है जैसे एजुकेशन है, यहाँ पर तो पैसा लगना ही लगना है, तो इसके लिए कोई कंडीशन नहीं है, पैसा मिलता जाएगा जिस भी लोकल बॉडी को पैसा देना है भारत सरकार ने। तो इसमें जो 15th फाइनेंस कमीशन है उन्होंने एक मिक्स जो है उसको रेकमेंड किया है अनकंडीशनल ग्रांट्स के रूप में, कि खास तौर पर जो नेशनल प्रायोरिटी की चीज़ें हैं जैसे ड्रिंकिंग वाटर है, वाटर हार्वेस्टिंग है, सैनिटेशन है, इनके ऊपर फोकस किया जाए अर्बन एरियाज़ में। और जो बड़े शहर हैं जिनकी आबादी 1 मिलियन लोगों से ज़्यादा है, 10 लाख से पॉपुलेशन ज़्यादा है, वहाँ पर फाइनेंस कमीशन ने एडिशनल ग्रांट जो है 38,196 करोड़ रुपए की थ्रू ए मिलियन प्लस सिटीज चैलेंज फंड, ये राशि जो है यहाँ पर दी है। ओके, तो ये डिपेंड करेगी परफॉर्मेंस कैसे निकल कर आएगी, खासतौर पे एयर क्वालिटी के ऊपर और भी जो अदर सच पैरामीटर्स है। तो अगर जितनी बढ़िया आपकी परफॉर्मेंस निकल कर आएगी, ओके, तो उस हिसाब से पैसा दिया जाएगा आगे। और तो इस यहाँ पर फिर कंडीशनल हो गया। ओके, आगे बात आ गई कि जो डेवोल्यूशन ऑफ फंड है, तो पैसा कहाँ कहाँ पर लगता है, अगर पैसा नहीं होगा तो क्या क्या नुकसान होगा। जो स्टाफ होगा, जो एडमिनिस्ट्रेटिव या टैक्स पावर्स होंगी, उसको सही तरीके से शहर जो है मैनेज नहीं कर पाएंगे। अगर सही तरीके से डेवोल्यूशन नहीं होता है फंड की, कैसे कैसे फंड बांटना है, किस किस को कितना पैसा देना है। तो बहुत सारी म्यूनसिपैलिटीज़ यहाँ पर ऐसे हैं जिनको स्टेट गवर्नमेंट खुद से सुपरसीड करके चलती हैं, और बहुत सारे ऐसे हैं जहाँ पर स्टेट लेवल ब्यूरोक्रेट्स जो है वो उनको चलाते हैं, और ज़्यादातर जो आंसरेबल होते हैं वो स्टेट कैपिटल्स को होते हैं, ना कि सिटी गवर्नमेंट्स को। सिटी गवर्नमेंट्स को कौन चलाता है? अगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है तो उसका जो मेयर है वो चलाता है। और आगे बात कर रहे हैं कि एक रूम दो इनको ग्रो करने के लिए, तो क्या रूम देना चाहिए? जो इकोनॉमिक सर्वे आया था 2017-18 का, उन्होंने सजेस्ट किया था कि जो प्रॉपर्टी टैक्स रेट है, ठीक है, उसको आप किस तरीके से लगाओ हाउसेस के लिए। फॉर एग्जांपल 0 रखो जहाँ पर 1 कमरे का घर है, 0.1% रखो जहाँ से 2 कमरे का घर है, और 0.2% रखो जहाँ पर 3, 4 या 5 कमरे का घर है, और 0.3% रखो जहाँ पर 6 या 6 से ज़्यादा के ऊपर वाले जो कमरों का घर है। तो वहाँ पर इस हिसाब से आप जो है प्रॉपर्टी टैक्स लगाओ।
और इससे ऐसा एस्टिमेशन लगाया जा रहा है कि जो हाउस टैक्स पोटेंशियल है वो 42,160 करोड़ रुपए के आसपास से निकल कर आ सकता है रूरल एरिया से, और 23,184 करोड़ रुपए निकल कर आ सकते हैं अर्बन एरिया से। तो इस सर्वे ने यहाँ पर कोशिश किया कि आप इसी चीज़ को आप जो है पर स्क्वायर फीट के हिसाब से भी जो है आप वैल्यूएशन निकाल सकते हो रूरल एरियाज और अर्बन एरियाज में। तो एक अच्छा फिनोमिना है जिसको अंडर एस्टिमेट किया गया है। तो अच्छा खासा अर्बन टैक्स पोटेंशियल है, वो पैसा काफ़ी काम आने वाला है अगर भारत सरकार जो राज्य सरकारें अगर इस तरीके से पैसा जुटाती हैं तो 15th फाइनेंस कमीशन जो है ये वाला फाइनेंस कमीशन है। तो पहले मुझे ये बताइए कि 15th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन कौन है, उनका नाम कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो 15th फाइनेंस कमीशन ने यहाँ पर इसको भी फ्लोर वैल्यू के हिसाब से यहाँ पर रेकमेंड किया है कि अगर आप किसी भी जगह हाउस टैक्स लगा रहे हो तो फ्लोर वैल्यू के हिसाब से वो टैक्स की वैल्यू नीचे नहीं जानी चाहिए। फ्लोर वैल्यू मतलब कोई एक वैल्यू जो निश्चय कर ली है उससे नीचे नहीं जानी चाहिए। तो एक अच्छा सिस्टम है। जो ग्रांट्स जारी की जाती हैं उससे आप मैच कर सकते हो। अगर यहाँ से पैसा आप जुटाते हो तो प्रॉपर्टी टैक्स अगर कलेक्ट किया जाता है शहरों के द्वारा और उसको आप फुली तरीके से मैच कर सकते हो जो एडिशनल ग्रांट जो है सेंट्रल रेवेन्यू से जारी होती है। तो इससे क्या होगा, पैसा अगर अच्छा आपको मिलना शुरू हो जाएगा तो जो ब्याज आपने देना होता है, जो मार्केट से उधार उठाया होता है, उसकी जो यहाँ पर अड़चनें आती हैं, ब्याज के लिए भी पैसा यहाँ पर जुटाना पड़ता है, तो वो आसानी से जुटाया जाएगा। और अगर ज़रूरत पड़ी तो ब्याज भी पैसा भी मार्केट से उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो आप यहाँ से भी पैसा उठाकर मार्केट हाउस टैक्स लगाकर जो है आप काम चला सकते हो। और इसके अलावा आखिर में बात कर लेंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट बात निकल कर आती है, ये टेक्निकल फिक्सेस तो हम कर लेंगे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो सिटी एडमिनिस्ट्रेशन है उसको कौन चलाए। ठीक है, सिटीज़ को एम्पावर कौन करे, तो वहाँ पर एक नर्चर करो एक इलेक्टेड मेयर। ओके, इलेक्टेड मेयर वो भी ऐसा जो मतलब कि जीरो से हीरो बना है, मतलब नीचे से ऊपर तक पहुँचा है, अलग अलग जगह पर अपनी अपनी कैपेबिलिटी उसने साबित किया कि हाँ भी मैं इसने काबिल हूँ कि मैं मेयर यहाँ पर बन सकता हूँ। एज ए मेयर उसने ड्यूटी परफॉर्म अगर की है तो उसका किसी भी फैमिली के साथ कोई लिंक नहीं होना चाहिए, किसी भी डायनास्टी के साथ कोई लिंक नहीं होना चाहिए। अगर आप अच्छा मेयर अपॉइंट करते हो, ठीक है, तो उसके ऊपर भी काफ़ी दारोमदार होता है। कई बार ऐसे होता है फंड की कमी होती है, तो यही काबिलियत होती है, फंड की कमी हमेशा रहती है, लेकिन काबिलियत यही है कि अच्छा मेयर जो है किस तरीके से सिचुएशंस को मैनेज करता है, किस तरीके से जो है काम चलाता है और एक अच्छी अर्बन बॉडी जो है उसको रिप्रेजेंट करता है लोगों के सामने। तो इसी के हिसाब से वोटिंग होती है। मोस्टली लोग क्या बोल देते हैं कि इलेक्शन हो गए हैं, बाद में कह देते हैं कि फलानी सरकार ने फंड ही नहीं भेजे, फलानी सरकार ने फंड ही नहीं भेजे, जिस वजह से हम डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट ही नहीं चला पाए। तो ये जो आर्टिकल है ये है स्पीकिंग ट्री का। तो यहाँ पर बात करें टू इग्नोर इज आल्सो एन आर्ट, कि आप अगर किसी को इग्नोर करते हो तो ये भी एक कला है। इग्नोर करने की यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो कहाँ पर इग्नोर करने की बात कर रहे हैं, तो सबसे अहम बात यहाँ पर सबसे स्टार्टिंग में बात करने की एक पॉपुलर बात है, लर्न टू एक्सेप्ट द थिंग्स यू कैन नॉट चेंज, कि उन चीज़ों से सीखो जिनको आप बदल नहीं सकते हो और या फिर उनको इग्नोर कर दो। तो इमेजिन करो कि आपने अपने आप को इस जगह पाया जहाँ पर आपके कोई दो दोस्त थे, वहाँ पर काफ़ी बड़ी आर्गूमेंट चल रही थी, ओके, लड़ाई झगड़े की उनकी नौबत आ गई थी। तो आप वहाँ पर क्या करोगे अगर आप उन दोनों के बीच में फंस गए हो? तो क्या आप उन दोनों का पक्ष लोगे या फिर आप उनकी बातों को और भड़का दोगे और आग लगा दोगे? तो डिमांड तो यही कहती है कि आप वहाँ पर बैठो और उनकी जो कन्फ्यूज़न है उनको ज्वाइन करो और कोई मसला जो उसका हल निकालने की कोशिश करो। फिर आप ऐसा काम करोगे कि आप वहीं से निकल जाओगे कि मैं जाता हूँ, इग्नोर करता हूँ, मेरा कोई काम नहीं है यहाँ पर। आप क्या करोगे? या तो उनकी कन्फ्यूज़न को बढ़ा दोगे कि या फिर आप वहीं से चले जाओगे। तो आगे बात कर रहे हैं कि जो सबसे सेफेस्ट चीज़ वो शायद यही है कि आप इग्नोर करो। और आगे यहीं पर बात करें कि हो सकता है कुछ गलतियाँ जो हुई हैं, जो इनडिफरेंसेस क्रिएट हुए हैं, जो डिसइंटरेस्ट आप यहाँ पर शो करोगे उससे कोई और यहाँ पर जो है बात निकल कर आ जाए, जिस तरीके से आप यहाँ पर ट्रीट करो, इग्नोर करो इस चीज़ को। और यहाँ पर आगे एग्जांपल ली गई है कि बहुत सारी स्टिकी सिचुएशंस लाइफ में आ जाती हैं जिसका आंसर जो है हमें ढूंढना बड़ा टफ हो जाता है। तो उस समय हम ये सोचते हैं कि चलो इग्नोर करो, ओके, तो पहले जो चीज़ें हैं उनको सेटल डाउन होने दो, फिर जो है उसको अपने आप देखते हैं कि क्या रास्ता निकलता है। तो यही चीज़ें अगर कोई लड़ाई झगड़ा भी हो रहा हो तो वहाँ पर ये वाला इंटेंट जो है हम वहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। तो यही रास्ता है। आगे बात कर रहे हैं कि जब गर्मी जो है कम होती है, ठीक है, धुआं नीचे बैठता है, तो उसी समय आप बात जो है आगे बढ़ाओ तो सबसे बढ़िया मौका वही होता है। अगर आप किसी को इग्नोर कर रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उसके प्रति केयरिंग नहीं है, ओके, तो इसका मतलब यह भी निकल सकता है कि आप उसके प्रति बहुत ज़्यादा केयर करते हैं, इसलिए आपने उसको इग्नोर करने की यहाँ पर सोची है।
ओके, तो मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर मैं किसी के मामले में पड़ जाता हूँ, तो अगर मैं इग्नोर कर रहा हूँ, तो इसका मतलब ये भी है कि अगर मैं यहाँ पर आ जाता हूँ तो इससे ये ना हो कि मामला और बिगड़ जाए। ओके, तो यहाँ पर यही सही रहता है कि हम इग्नोर करो, रिस्पॉन्सिबली इग्नोर करो। ओके, मतलब आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को इग्नोर नहीं कर सकते, रिस्पॉन्सिबली आप इग्नोर कर सकते हो। ओके, तो जहाँ पर आपने रिस्पॉन्सिबल बनना है वहाँ पर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो जब एजिटेशन में आग लगाई जाती है तो उससे क्या होता है, एजिटेशन और बढ़ जाती है, मिसअंडरस्टैंडिंग और बढ़ जाती है। अगर हम एजिटेशन के वक्त साइलेंट रहते हैं, ओके, तो इसका एक ऑपोजिट इफेक्ट निकल कर आता है, टेंशन कम होती है। ओके, और शांति बनाने की जो अवस्था बनानी होती है वो शांति बढ़नी शुरू हो जाती है। तो बहुत सारी सिचुएशन ऐसी लाइफ में आती हैं, उस हिसाब से हमें आगे बढ़ना होता है। ज़बान के ऊपर हमें अपना कंट्रोल रखना होता है। ज़बान सही चलेगी, ज़बान अगर इग्नोर करेगी, बातों को नहीं बोलेगी, तो शांति रहेगी। तो ये यहाँ पर बात की है कि इग्नोर करने से भी यहाँ पर बहुत सारे फ़ायदे हो जाते हैं, तो इग्नोर। ओके, तो आगे बात करते हैं फ्रंट पेज न्यूज़ की। तो सबसे पहली बात जो यहाँ पर कर रहे हैं NPCI ग्लिच की। तो नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, तो यहाँ पर ट्रांजैक्शन में कुछ डिस्प्यूट्स आ रहे हैं, डिजिटल ट्रांजैक्शन में, पेमेंट्स में, जिसकी वजह से बहुत सारे इन्वेस्टर, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर ऐसे थे जिन्होंने, जो स्टॉक मार्केट में आपने पिछले 10 दिनों में जो उछाल देखने को मिला होगा, तो उसका फ़ायदा वो नहीं उठा पाए। तो यहाँ पर ब्लेम वो लगा रहे हैं नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के। तो यही जो है इसको रेगुलेट करती है, जो जितनी भी तरह की डिजिटल पेमेंट होती है, जिस तरीके का भी यहाँ पर सेटलमेंट होती है उसको। तो क्या इशू निकल कर आया, जो ऑटो पे ट्रांजैक्शन होता है उसमें फेलियर देखने को मिला, जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर हैं और जो SIP इन्वेस्टर्स हैं उनको। और साथ ही साथ बहुत सारे यहाँ पर क्लियरेंस ऑफ पेमेंट के केसेस जो थे बैंकों के सामने बड़ी तादाद में यहाँ पर बनने शुरू हो गए। रीज़न क्या बताए जा रहे हैं? रीज़न सबसे पहला ये बता रहे हैं कि जो नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का यहाँ पर एक अदारा है NACH, उस चैनल ने अभी माइग्रेट किया है नए सर्वर के ऊपर 31 जनवरी को। तो एक पहला रीज़न ये बताया जा रहा है कि शायद अच्छे से सेटलमेंट नहीं हो पाई है। इसके अलावा बहुत सारे यहाँ पर पार्ट्स हैं जो IT अपग्रेड मांग रहे हैं, तो उनको अपग्रेड नहीं किया गया है। इसके अलावा जो सेबी के रूल्स हैं, ठीक है, जो यहाँ पर 1 फरवरी से यहाँ पर जो किक किए गए हैं, तो ये भी एक कारण माना गया है कि रूल्स में थोड़ा तब्दील किया गया है। तो ये भी एक रीज़न है कि इन्वेस्टर जो है अपना फ़ायदा नहीं उठा पाए, या ट्रांजैक्शन में डिले आ रहा है। और ये जो नए सिस्टम, नए इशूज़ निकल कर आए हैं NPCI सिस्टम, तो ये बड़े इशूज़ हैं, इनके ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है। इसके अलावा AMC जो है उसको यहाँ पर जो है कंटिन्यू करने की बात कर रहे हैं कि टू एक्सेप्ट पेमेंट्स डिस्पाइट डाउन टाइम्स। मतलब कि जो पेमेंट यहाँ पर करना चाह रहा है कोई भी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर, वो टाइमली मैनर पर हो। अगर टाइमली मैनर पर पैसा कहीं पर पहुँचेगा, इन्वेस्टमेंट होगी, तभी तो वो आगे फ़ायदा उठाएगा ना। अगर आगे जाकर कुछ ही दिन बाद भाव और बढ़ जाता है किसी चीज़ का, तो जिस जगह पर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर ने पैसा लगाया तो उसको रिटर्न अच्छा मिल जाएगा, फिर वापस पैसा निकाल लेगा। लेकिन जब पेमेंट में ही गड़बड़ी हो जाएगी, डिले हो जाएगा, ठीक है, डाउन टाइम आना शुरू हो जाएगा, तो फिर तो नुकसान ही होगा ना म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर का। तो फिर आगे से फिर वो अपना परहेज़ करेंगे कि मार्केट में हम पैसा लगाए या ना लगाएं। और आगे यहाँ पर जो रूल्स हैं सेबी के, इनको भी डेली बेसिस के ऊपर जिस तरीके से भी सही करने की ज़रूरत है, इसके ऊपर फोकस करना होगा। तो नतीजा क्या निकला है, 5 लाख के ऊपर की जो ट्रांजैक्शन के केसेस हैं वहाँ पर बैकलॉग लग गया है, बैंकों के सामने केसेस पड़े हुए हैं। AMC जो है, जो बैंक्स जो हैं, जो NPCI है, तो यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं कि इसको इश्यूज़ को जो है रिजॉल्व किया जाए। और जो इन्वेस्टर्स हैं वो इसका कंपनसेशन मांग रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो हमें नुकसान हुआ है इन 10 दिनों में, जब मार्केट में उछाल आया था, जब जो हम पैसा रिटर्न कमा सकते थे, उसका आप कंपनसेशन दो। जो नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रंट पेज के ऊपर, वह है फुल रिकवरी के बारे में। तो यहाँ पर इकोनॉमिक टाइम्स के द्वारा एक प्रोग्राम करवाया गया जहाँ पर काफ़ी सारे CEOs बैठे थे। तो वहाँ पर बात चली, तो वो कह रहे हैं कि फुल रिकवरी की और हमारी भारत की इकॉनमी बढ़ेगी, लेकिन जो पाथ होगा ना वो W शेप होगा। तो W शेप का मतलब क्या होता है कि W क्या हो गया, दो V को इकट्ठा कर दो, ठीक है, तो एक तरह का W बन गया। तो कहने का मतलब जब इकॉनमी बहुत बढ़िया चल रही है, ठीक है, शार्प डिक्लाइन आ गया, ठीक है, नीचे की ओर आ गए, और फिर जो है इकॉनमी आगे की ओर बढ़ी, और फिर दोबारा इकॉनमी नीचे की ओर गिर गई, फिर दोबारा आगे की ओर बढ़ी। तो ऐसी जो कोई यहाँ पर ग्रोथ देखने को, जो रिकवरी देखने को मिलती है ना रिसेशन के दौर में, तो उसको हम W शेप रिकवरी बोलते हैं। और V शेप रिकवरी वो होती है जब एक बार शार्प डिक्लाइन देखने को मिला, फिर दोबारा से ऊपर की ओर हमारी इकॉनमी जो है स्टेबल हो गई है ऊपर आकर, उसको हम V शेप इकॉनमी रिकवरी बोलते हैं। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं, बहुत सारे बिजनेस लीडर्स इकट्ठे हुए जिन्होंने बात की कि किस तरीके से जो है जो रिकवरी होगी आने वाले समय में, जब अगर वैक्सीनेशन का प्रावधान समय पर अगर कंप्लीट हो जाता है,
तो डब्ल्यू शेप इकोनॉमी जो है काफ़ी सारे सेक्टर्स में देखने को मिलेगी। साथ ही साथ कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पर अभी डब्ल्यू शेप जो है शेप रिकवरी देखने को मिलेगी, जैसे ट्रैवल सेक्टर है, टूरिज्म का सेक्टर है, हॉस्पिटैलिटी, जैसे रेस्टोरेंट की बात करें, होटल इंडस्ट्री की बात करें, तो यहाँ पर अभी भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, अभी पूरे पैमाने पर ये खुले नहीं है। तो अभी और भी ज़्यादा जो है कोविड के यहाँ पर थ्रेट देखने को मिल रहे हैं, नए वेरिएंट देखने को मिल रहे हैं। तो फिर जो टूरिज्म इंडस्ट्री है वो तो उसके ऊपर अभी भी प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है कि कोई भी बंदा अभी किसी देश में घूमने जाने के लिए अभी भी जो है परहेज कर रहा है। इसके अलावा जो IMF है उसने भी इंडिया का जो इकॉनमी का जो यहाँ पर ग्रोथ होगी वो 11.5% तक दर्शाई है, और भारत भी यहाँ पर जो है बड़ी इकॉनमी के तौर पर उभरेगा, जो कि डबल डिजिट ग्रोथ जो है आने वाले समय में जो है फॉलो कर सकता है, जिसको 6.8% का राइज जो है ये देखने को मिल सकता है फिस्कल ईयर 2023 तक। ओके, भारतीय एंटरप्राइजेस के जो चेयरमैन है मित्तल, उन्होंने यहाँ पर बात की है कि डब्ल्यू शेप रिकवरी देखने को मिलेगी, और इसी को यहाँ पर बैक किया है निसाबा गोदरेज ने, जो चेयरमैन है गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट के। जो नेक्स्ट न्यूज़ है ये भी फ्रंट पेज से है, तो यहाँ पर बिटकॉइन की बात कर रहे हैं। बिटकॉइन के ऊपर सरकार जो है बैन लगाने जा रही है, ऐसी न्यूज़ देखने को मिल रही है। तो इन्वेस्टर्स जो है ना वो चिंता में पड़ गए हैं। तो 15 से 20 मिलियन ऐसे मिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट है जो भारतीयों ने की है क्रिप्टो करेंसीज में। तो अब वो भारतीय चिंता में पड़ गए अगर भारत सरकार बिटकॉइन के ऊपर या और किसी भी क्रिप्टो करेंसी के ऊपर बैन लगाती है तो। इसके अलावा इन्वेस्टर्स और फैमिली ट्रस्ट ऐसे यहाँ पर संस्थाएं हैं जिन्होंने बिटकॉइन खरीदे हैं फ्रॉम फॉरेन एक्सचेंज थ्रू LRS विंडो। ओके, तो LRS विंडो क्या होता है कमेंट बॉक्स में बताइए। फीमा क्या होता है, फीमा की फुल फॉर्म क्या होती है। इसके अलावा पिछले साल 2018 में भी RBI ने यहाँ पर सर्कुलर दिया था बैंकों को, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को, कि किसी तरीके के भी आपने ट्रेड व्यापार नहीं करना है वर्चुअल करेंसीज में। और फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी भी यहाँ पर उन्होंने मंगलवार को बात कही है कि एक हाई लेवल कमेटी जो है सजेस्ट की जाएगी, तो जो कि जितनी भी तरह की क्रिप्टो करेंसीज हैं उनके बारे में यहाँ पर बात बताएगी कि इनको प्रोहिबिट करना है या नहीं करना है, या किसको करना है किसको नहीं करना है। तो अभी कल की ही बात है जब टेस्ला की न्यूज़ आई थी कि अमेरिका में टेस्ला ने बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की है बिटकॉइन में, लेकिन उसका जो एक्सपोजर था, उसका जो खुशी थी वो ओवरसीज तक नहीं पहुंच पाई, भारत तक नहीं पहुंच पाई, क्योंकि भारत में कुछ और ही रीज़न चल रहे हैं। तो रीज़न यहाँ पर यही बताया जाए कि अनसर्टिनिटी देखी गई है यहाँ पर जो अगर इन्वेस्टमेंट आती है बिटकॉइंस में, मतलब कि कुछ लोग यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं लेकिन ज़्यादातर लोग जो हैं यहाँ पर मतलब डर की भावना है कि पता नहीं पैसा कहाँ जाएगा, तो इसलिए लोग इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे। तो ये भी एक रीज़न है कि भारत यहाँ पर हटाना चाहता है, बैन करना चाहता है क्रिप्टो करेंसीज को, और जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं वो चिंता में पड़ गए। जो आगे न्यूज़ निकल कर आई वो भी फ्रंट पेज से निकल कर आई, तो जो डेडलाइन थी वी की फंडिंग की जो बातें चल रही थी उसको अब 28 फरवरी तक एक्सटेंड कर दिया है। एक ऑक हिल नाम का कंसोर्टियम है जो कि इन्वेस्टमेंट करेगा वी में। तो वी क्या है, वोडाफोन आइडिया, इन दोनों को मिलाकर बना है वी, एक नई टेलीकॉम कंपनी इन्होंने मर्ज कर बनाई है। तो अभी फंडिंग से ये जूझ रहे हैं, फंडिंग प्रॉब्लम इनके सामने है। तो एक कंसोर्टियम क्या होता है, जहां पर एक ग्रुप बनता है नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स का, तो उसको हम कंसोर्टियम बोलते हैं, तो उसको बाकायदा एक नाम दिया जाता है। तो यहाँ पर एक US बेस्ड इन्वेस्टमेंट फर्म है ओक हिल, जिसके अंदर बहुत सारे बैंकर्स होंगे, अलग अलग इंस्टीट्यूशंस होंगे जो पैसा प्रोवाइड करेंगे। तो उनका नाम मैंने यहाँ पर नीचे दिया है, गोल्डन ट्री एसेट मैनेजमेंट, पैसिफिक इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कॉर्पोरेशन, सिक्स ट्री, ट्विन पॉइंट कैपिटल, वाडे पार्टनर्स। तो ये सभी मिलकर जो है $2 बिलियन का जो है ना फंडिंग इन्वेस्टमेंट जो है वो प्रोवाइड करेंगे वी को, जो कि 14,600 करोड़ रुपए का बनता है। तो अभी इसके रिगार्डिंग जो भी बातचीत होनी थी कि जिस तरीके का भी यहाँ पर इन्वेस्टर की प्रोटेक्शन के रिगार्डिंग बात होनी थी बेसिकली, उसकी बातें अब 28 फरवरी तक होंगी। और एक जो मेंबर है इस कंसोर्टियम का, उसने वो पुल आउट कर गया है, कोई ना कोई उसका डिफरेंसेस अभी देखने को मिले हैं वी की वैल्यूएशन के प्रति, की जो फंडिंग ये मांग रहे हैं जिस हिसाब से इनकी वैल्यूएशन है वो सही नहीं है, मैच नहीं कर रही है। मतलब जिस लायबिलिटी के हिसाब से ये फंडिंग मांग रहे हैं उस लायबिलिटी के साथ पैसा मैच नहीं कर रहा, लायबिलिटी कम है पैसा ज़्यादा मांग रहे हैं। तो वोडाफोन आइडिया को पैसा चाहिए क्योंकि 4G जो राइवल है इनके, जो जियो है और जो एयरटेल है, इनके साथ कंपटीशन लड़ना है। तो कंपटीशन तभी होगा जब पैसा पास होगा। आगे बात कर रहे हैं रेजिंग डेट बेटर ऑप्शन एट दिस स्टेज, मतलब अपना जो डेट है वो भी इसको बढ़ाने की अगर बात कर रहे हैं तो इसको भी एक बेटर ऑप्शन मान रहे हैं कि अगर अभी कर्जा बढ़ जाता है कोई बात नहीं, सर्वाइव तो करेंगे, रिटर्न तो आएगा कुछ ना कुछ इन्वेस्टर्स के पास। इसके बाद जो RMS होता है वो सितंबर क्वार्टर में 22.16% तक रहा। अगर इसको कंपेयर करें जियो और एयरटेल के साथ, जियो का 41% था, एयरटेल का 34.2। जो नेट डेट है
वो 1.14 लाख करोड़ का बन चुका है सितंबर एंड तक, फिजिकल ईयर 2021 तक। जो आगे जो न्यूज़ है वो निकल कर आ रही है प्योर पॉलिटिक्स वाले पेज से। तो सबसे पहली बात कर रहे हैं बाइडन और मोदी जी। इन दोनों की जो है बातचीत हुई है, फ़ोन कन्वर्सेशन हुई है, बहुत सारे मुद्दों के ऊपर उन्होंने बात की है और कमिटेड है कि जितने भी डिफरेंट एस्पेक्ट्स इनके ऊपर ये काम करेंगे आने वाले समय में। जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उन्होंने यहाँ पर फोकस किया है कि रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर जो है उसको स्थापित किया जाएगा, खासतौर पर क्लाइमेट चेंज के ऊपर फोकस किया जाएगा अमेरिका के साथ। और साथ ही साथ व्हाइट हाउस ने भी ये रीड आउट करके फोकस किया है कि जो क्वाड है, जो 4 मेंबर्स का एक ग्रुप बनाया था, वो 4 मेंबर कौन कौन से हैं उसके बारे में कमेंट बॉक्स में बताइए। इसके अलावा जो काउंटर टेररिज्म, इसके ऊपर फोकस किया है कि टेररिज्म को हम मरने नहीं देंगे, ओके, टेररिज्म को बढ़ने नहीं देंगे, ओके। और साथ ही साथ म्यांमार में जो चीज़ हुई है अभी रिसेंटली, पिछले हफ्ते तख्ता पलट हो गया, तो उसका भी जो है उसके ऊपर फोकस किया जाएगा, नज़र बनाई रखी जाएगी किस तरीके से ये सरकार चलाते हैं। और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने यहाँ पर रीड आउट किया है कि आने वाले समय में अप्रैल के महीने बाइडन जो है एक समिट जो है, वर्चुअल समिट जो है ऑन क्लाइमेट, वो ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं, तो उसमें मोदी जी भी पार्टिसिपेट करेंगे। तो आगे बात करें, जो दूसरी न्यूज़ निकल कर आ रही है वो सुप्रीम कोर्ट का एक यहाँ पर ऑर्डर है। ट्यूसडे को उन्होंने प्रोटेक्शन जो है वो ग्रांट की है। आम आदमी पार्टी के एक लीडर है और राज्यसभा के एमपी है संजय सिंह, उन्होंने एक हेट स्पीच दी थी, उसके खिलाफ जो है केस लॉन्च हुए थे उनके खिलाफ उत्तर प्रदेश में, तो उसके रिगार्डिंग इनको प्रोटेक्शन दी है। और ये भी क्लियर किया है कि जो भी यहाँ पर काम होगा, दंड होगा, तो अभी यूपी पुलिस उसमें किसी तरह का की जो है अपनी हस्तक्षेप नहीं करेगी। जो राज्यसभा के चेयरपर्सन है वो भी अब देखेंगे कि इसके केस में क्या करना है। तो राज्यसभा के चेयरपर्सन कौन होते हैं। और आगे जो न्यूज़ है वो है कोविड-19 इम्पैक्ट वाले पेज से। तो यहाँ पर बात करें, WHO ने यहाँ पर रिसर्च की है चाइना में जाकर कि क्या सोर्स रहा है कोरोना वायरस का। तो उन्होंने ये चीज़ पता लगाई कि कोरोना वायरस जो निकला है वो इसका जो होस्ट था वो कोई एनिमल था, जानवर था, खास तौर पे जो फ्रोज़न वाइल्ड लाइफ प्रोडक्ट होते हैं, जिन जानवरों को मारकर फ्रिज में रखा जाता है फ्रोज़न के तौर पर, फिर बाद में उसकी सेल होती है, और उसी में से कोई पैथोजन निकला है जो ह्यूमन में ट्रांसफ़र कर गया और जिससे जो है पूरी दुनिया में ये वायरस फैल गया। और इसका कोई यहाँ पर एविडेंस नहीं निकला है कि ये लैब के थ्रू जो है, वहाँ की जो लैब है वहाँ से ये वायरस निकला है और आगे फैला है। तो ये भी साथ में साथ ये भी बता रहे हैं कि जो दिसंबर 2019 से पहले का भी कोई एविडेंस नहीं नज़र आया है कि ऐसा कोई आउटब्रेक जो है वुहान में वहाँ पर देखने को मिला है दिसंबर 2019 से पहले। तो ये जो न्यूज़ है ये भी सेम पेज से है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ निकल कर आई है कि यहाँ पर रिसर्च की है यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड के जो रिसर्चर्स हैं, उन्होंने रिसर्च करके ये पता लगाया है कि जो अस्थमा का ड्रग होता है उसको यूज़ करने से कोविड का रिस्क जो है काफ़ी कम हो जाता है और रिकवरी टाइम भी कम हो जाता है। कहने का मतलब कि बहुत जल्दी जो है बंदा रिकवर हो जाता है, ओके। और कॉमनली यूज्ड अस्थमा ट्रीटमेंट यहाँ पर यूज़ किया जाता है, ओके। तो इसको यहाँ पर यूज़ किया गया। खास तौर पे अगर बात करें कि कोविड-19 के जो पेशेंट निकल कर आते हैं तो उनके ऊपर जब ये इसको यूज़ किया गया तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिला। ये भी बात यहाँ पर करने की कि इसको कब यूज़ करना है, कम से कम अगर 7 दिनों के अंदर अंदर आपको कोविड-19 के सिम्टम्स नज़र आने शुरू हो जाते हैं तो उसी समय जो है इस अस्थमा वाले ड्रग को आप यूज़ करो तो आपको जो है अच्छा रिजल्ट निकल कर आपको देखने को मिलेगा। और इन्होंने काफ़ी एक्सपेरिमेंट्स किए जिसकी फलस्वरूप ये बात कर रहे हैं। तो ये यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड के रिसर्चर्स जो थे उन्होंने यहाँ पर ये काम करके दिखाया है। इसके अलावा उन्होंने जो यहाँ पर मिड स्टेज स्टडी की है किसके ऊपर, स्टेरॉयड बिरसोनाइड के ऊपर। तो ये वही स्टेरॉयड है जो कि इस जो अस्थमा का ड्रग होता है उसमें यूज़ किया जाता है और इसको एस्ट्राजेनेका भी बनाती है और इसको सोल्ड करती है पुल्मीकॉट नाम के यहाँ पर ड्रग के तौर पर, ओके। तो इस नाम के इस बैनर के तहत इसको बेचा जाता है और इसको जो फेफड़े होते हैं उन्हीं को ट्रीट करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है और इसी को आगे यूज़ करने की बात कर रहे हैं कोविड-19 के पेशेंट्स के लिए। इसके लिए 28 दिनों की स्टडी की गई, 146 पेशेंट्स जो सजेस्ट किए गए जिनके ऊपर यहाँ पर ये वाला जो स्टेरॉयड था बिरसोनाइड, इसको यहाँ पर यूज़ किया गया और देखा गया कि जो रिस्क के जो चांसेस थे वो बहुत कम हुए हैं। तो यहाँ पर 90% तक जो हॉस्पिटलाइजेशन के यहाँ पर केसेस है उसमें रिडक्शन देखने को मिली है कि हॉस्पिटलाइजेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है, ओके। अगर हम इसको यूजुअल केयर से अगर कंपेयर करते हैं तो ये यूनिवर्सिटी जो है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी उसके द्वारा ये बातें कही गई हैं। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है 80 मार्केट्स वाले पेज से। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जो रिटेल मार्केट के जो इन्वेस्टर हैं अभी 7 महीनों से लगातार क्या हो रहा है कि वो पैसा अपना पुल आउट करते जा रहे हैं। तो अभी जनवरी महीने में 9,253 करोड़ जो है वो अभी अपना पैसा निकाल चुके हैं। दिसंबर में 10,000 करोड़ के आसपास था।
कहने का मतलब जब ये रिटेल मार्केट में इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है, जब थोड़ा सा भी प्रॉफिट देखने को मिलता है, पैसा निकाल के अपने शेयर बेच देता है और पैसा अपने पास दोबारा जेब में डाल देता है। तो कहने का मतलब पैसा मार्केट में टिकना चाहिए, वो नहीं टिक रहा है। तो आप इस ग्राफ को, इस डाटा को देखिए, जून महीने से, जून 2020 से नीचे की ओर ही ग्राफ है। कहने का मतलब कि पैसा निकाले जा रहे हैं। ये अभी 7वां महीना लगातार है जब पैसे लगातार निकलते जा रहे हैं। कहने का मतलब मार्केट में किसी न किसी तरीके का ट्रस्ट जो है वो नहीं मैनेज हो पा रहा है। तो इन्वेस्टर्स अभी तक जो है 42,256 करोड़ रुपए जो है वो पुल आउट कर चुके हैं मार्केट से, इक्विटी मार्केट से, रिटेल मार्केट से। जो अगली न्यूज़ है वो भी ईटी मार्केट से। तो यहाँ पर गोल्ड के प्राइस की बात कर रहे हैं कि अभी हो सकता है कि जो वर्स्ट हो चुका है अभी वो ओवर हो गया है। कहने का मतलब बहुत ज़्यादा भाव बढ़ गए थे सोने के। यहाँ पर अभी भी बात कर रहे हैं कि क्या इन्वेस्टर जो है गोल्ड बाय कर सकते हैं। क्या यहाँ पर जब ये महीना ख़त्म होगा तो क्या ये 46,000 के आसपास पर 10 ग्राम इसका जो वैल्यू है ये आएगी। तो एक 10 ग्राम को ही हम एक तोला बोलते हैं। भारतीय भाषा में एक तोला हम वर्ड यूज़ करते हैं जब 10 ग्राम सोने की बात करते हैं। तो आप इस ग्राफ में देख सकते हो कैसे जो अप एंड डाउन देखने को मिले हैं। फरवरी 10 2020 की बात करें तो उस समय 42,000 के आसपास था पर तोला, ओके, पर 10 ग्राम। तो अभी फरवरी 9 तक जो डाटा था 49,600 के आसपास है, और इस मंथ के एंड तक जो है 48,000 के आसपास तक का जो अनुमान जो है वो हो सकता है। तो ओके, तो अभी जो एनालिस्ट है वो रिकमेंड कर रहे हैं कि आप गोल्ड को बाय करो, गोल्ड ETF बाय करो, या सोवरेन गोल्ड बॉन्ड जो है उनको आप जो है बाय करो इन शॉर्ट टर्म। तो ये वाला जो पेज है ये है स्मार्ट इन्वेस्टिंग। तो इसमें से जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ निकल कर आई है वो है जो NHPC है, जिसको हम बोलते हैं नेशनल हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन, वो अभी पैसा जुटाएगी 2,000 करोड़ रुपए का, इतनी रकम जुटाएगी कैपिटल एक्सपेंडिचर करने के लिए, कि जो भी इसके अंतर्गत प्रोजेक्ट चल रहे होंगे या चलाने हैं उसके लिए पैसा यहाँ से जुटाएगी। किसके तहत? ये बॉन्ड सेल करेगी, ओके। ये यहाँ पर बॉन्ड एग्रीमेंट आने वाले समय में होंगे, उसकी सेल करेगी। जो भी पैसा इससे आएगा उसको आने वाले प्रोजेक्ट में या फिर अपनी ही कैपेसिटी को और एक्सपैंड करने के लिए उस पैसे को लगाया जाएगा। तो गवर्नमेंट भी यहाँ पर जो है फोकस कर रही है हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी के ऊपर, और साथ ही साथ जो इसका टेनोर होगा 15 सालों का टेनोर होगा इन बॉन्ड्स का, और जो इसकी जो प्राइस होगा वो इन द रेंज होगा 6.7 to 7.10%, ओके। ये मार्केट सोर्सेज के हिसाब से ये बात कर रहे हैं, और इसकी सब्सक्रिप्शन भी जो है जल्दी शुरू कर दी जाएगी, बुधवार की यहाँ पर बात कर रहे हैं। इसके अलावा आगे जो बात की गई है वो की गई है जो मिनिस्ट्री ऑफ पावर के यहाँ पर जो संचालन जो इनका करते हैं, तो उसके रिगार्डिंग जो यहाँ पर CGM है HS पुरी, जो फाइनेंस एट NHPC, ओके, और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पावर। तो मिनिस्टर ऑफ पावर अगर आप कहें HS पुरी, तो ये बात कह रहे हैं कि हम एक सॉवरन बैक्ड एंटाइटी हैं, काफ़ी बढ़िया जो है हमारा काम यहाँ पर चल रहा है। अगर पावर सेक्टर की बात करें तो हम यहाँ पर रिसोर्सेज इकट्ठा करना चाहते हैं सबसे कम रेट के ऊपर, मतलब ब्याज का खर्चा सबसे कम आए, उस हिसाब से हम यहाँ पर पैसा इकट्ठा करना चाहते हैं। और हम चाहते हैं कि जो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लान है उसको हम एक्सपेंड करें। तो कंपनी अभी के लिए इस जो प्लान है इनका, अभी प्लान कर रही है कि पैसा जो है जुटाया जाएगा नए प्रोजेक्ट्स में, या फिर जो अभी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं पूरे इंडिया में वहाँ पर लगाया जाएगा। और इनकी एस्टिमेशन भी है कि आने वाले समय में जो नेक्स्ट जो फिजिकल ईयर होगा, फाइनेंशियल ईयर होगा, वहाँ पर 8,000 करोड़ तक के ये पैसे जो है जुटाएंगे मार्केट से, और अभी के मुकाबले ये 50% ज़्यादा होगा। और आगे जो बात कर रहे हैं वो है कंपनीज। तो यहाँ पर बात चल रही है ट्विटर की। तो कल भी हमने आर्टिकल डिस्कस किया था कि भारत सरकार ने 2 बार लिस्टें भेजी थी कि इन अकाउंट्स को आप बैन करो, ब्लॉक करो, ये भारत के खिलाफ बोल रहे हैं, ओके, मतलब कि गलत इमेज जो है भारत की रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ट्विटर ने कोई रिस्पांस नहीं दिया, तो आज यहाँ पर न्यूज़ आई कि ट्विटर रिस्पांस कर रहा है। तो जो भी बातचीत चल रही थी, बातें ऐसी होनी शुरू हो गई थी कि गवर्नमेंट जो है ट्विटर को बैन कर सकती है भारत में। तो अभी ये न्यूज़ आई है कि जो भी भारत ने यहाँ पर बातें कही थी, जिन अकाउंट्स को ब्लॉक करने की बात की थी, जैसे स्टार्टिंग में बात कर रहे हैं कि पाकिस्तानी खालिस्तानी हैंडल जो चल रहे थे ट्विटर के ऊपर, जो कि फार्म प्रोटेस्ट के बारे में गलत इन्फॉर्मेशन स्प्रेड कर रहे थे, तो उसको यहाँ पर ट्विटर ने अभी रिमूव किया है। मतलब कि आधे जो अकाउंट्स थे उनको रिमूव कर दिया है, जो भी यहाँ पर ऑर्डर आया था भारत सरकार का। इसके अलावा बात कर रहे हैं कि 257 ट्विटर अकाउंट है जो कि रिलेटेड थे टू द हैशटैग फार्मर जेनोसाइड। तो इसके रिगार्डिंग मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने कहा था ट्विटर को 31 जनवरी को कहा था कि आप इन अकाउंट्स को ब्लॉक करो। तो उसमें से 126 जो है अभी
काम नहीं कर रहे हैं, अभी वो काम करने बंद हो चुके हैं, मतलब बंद कर दिए। इसके अलावा दूसरी एक लिस्ट जारी की थी भारत सरकार ने 4 फरवरी को, तो उसमें 1178 जो ट्विटर अकाउंट थे उनको बोला गया था कि इनको आप बंद करो, जो कि खालिस्तान सिंपैथाइजर के द्वारा चलाए जा रहे थे, जिनको पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा था। और गवर्नमेंट ने इनको कहा था कि इनको भी रिमूव करो। उनमें से 583 जो अकाउंट्स अभी वर्क नहीं कर रहे हैं। तो ओवरऑल कहने का मतलब ट्विटर ने उनको अभी बंद करना शुरू कर दिया है। गवर्नमेंट ने जिस तरीके से ऑर्डर दिया था उसको अभी मानना शुरू कर दिया है। तो अभी समय है शीशे के सामने खड़े होने का। शीशे के सामने खड़े हो और इन 3 वर्ड्स को आपने रिपीट करना है बार बार। पहले इनको रिपीट करो, फिर बाद में खुद से सेंटेंस बनाओ और उस सेंटेंस को बार बार रिपीट करो शीशे के सामने, जिसमें ये तीनों वर्ड्स आए। सबसे पहली बात कर रहे हैं एग्रीगेट, जिसका मतलब होता है कुल मिलाकर। ओके, इकोनॉमी में इस वर्ड का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। असर्टिंग मतलब किसी चीज़ के ऊपर जोर लगाना कि आप ये काम करो या ना करो। एक्सपोजर मतलब कोई काम आपने किया, क्या एक्सपोजर मिला आपको। ओके, अनावरण क्या मिला। तो इस तरीके से आप सेंटेंस बनाकर जो है इन वर्ड्स को यूज़ कर सकते हो और अपनी वोकैबुलरी को और स्ट्रॉन्ग कर सकते हो और अपने इंग्लिश की जो इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स है उनको भी और एनहांस कर सकते हो। और आगे बात करते हैं हम आज के इकोनॉमिक कंसेप्ट की। तो आज का जो टॉपिक है वो है एडीआर। तो एडीआर क्या होता है इकोनॉमी में, इसका क्या मतलब है। तो एडीआर का मतलब होता है अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। ओके, तो ये होती क्या है, जिस तरीके से अगर कोई कंपनी पैसा जुटाना चाहती है अपने इन्वेस्टर से, ओके, तो उसी के लिए यहाँ पर ये एडीआर यूज़ किया जाता है, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट इसको बोलते हैं। जहाँ पर जो यूएसए बेस्ड जो इन्वेस्टर्स हैं ना, वो जो है कोई भी जो नॉन यूएस कंपनीज हैं उसमें जो है इन्वेस्ट कर सकते हैं, उनके स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। हालांकि वो नॉन यूएस कंपनी हो सकता है कि उसका जो स्टॉक एक्सचेंज है वो भी यूएस में ना हो। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल इन्फोसिस की बात कर रहे हैं। इन्फोसिस भारतीय कंपनी है, स्टॉक एक्सचेंज भारत में है। ओके, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज उसमें रजिस्टर्ड है। और अगर यूएस का कोई भी बंदा चाहे तो इस कंपनी में इन्फोसिस में इन्वेस्ट कर सकता है, लेकिन वो थ्रू एडीआर इन्वेस्ट करेगा। ओके, ये एक यहाँ पर प्रावधान बनाया, एक रूट बनाया है यूएसए की गवर्नमेंट ने। तो और जो इन्फोसिस है, ठीक है, उसके बिहाफ, जो उसके क्लाइंट्स के बिहाफ पर जो है वो पैसा जो है यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकता है। और एडीआर को अभी सब्सिक्वेंटली जो है यूएस के स्टॉक एक्सचेंज में भी लिस्ट किया गया है। ओके, तो यूएस की स्टॉक एक्सचेंज में एडीआर जो है वो लिस्टेड होते हैं। इसके अलावा बात करें कि कब इसकी शुरुआत हुई, तो यूएस में सन 1920 में एडीआर की शुरुआत हुई थी, पहली बार तब ऑफर किए गए थे। और बहुत सारी भारतीय ऐसी कंपनीज है जो एडीआर इशू करती हैं और उसके तहत पैसा जुटाती हैं अमेरिकन सिटीजन से ही। और इन्फोसिस टेक्नोलॉजीज जो है वो भारत की पहली कंपनी है जिसने एडीआर रूट अपनाया और अमेरिकन से ही पैसा जो है जुटाना शुरू किया और अपनी कंपनी में इन्वेस्ट करवाना शुरू कर दिया। तो इसको बोलते हैं एडीआर। बहुत ही ज़बरदस्त कंसेप्ट है, इसको याद रखिएगा। और लेक्चर के आखिर में हम बात करेंगे नक्शे को पहचानो। तो सबसे पहले जो कल का आंसर था, कल का वैसे आंसर सिर्फ 1-2 बच्चों ने किया है, तो फिर भी मैं आंसर बता देता हूँ। कल का जो आंसर था, कल का जो नक्शा था वो था मणिपुर का। ओके, तो आज का आइडेंटिफाई करो, आज का राज्य है या यूटी है, तो क्या है इसका नाम और कौन कौन से राज्यों को ये बाउंड्री टच करता है, क्या इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है, कौन से इसके चीफ मिनिस्टर हैं, कौन से इसके गवर्नर हैं। तो इन सब के बारे में आप डिटेल दोगे मुझे कमेंट बॉक्स में, तो इसको खुद से आप आइडेंटिफाई करोगे। तो यही था पूरा लेक्चर। तो कैसा लगा लेक्चर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया।